गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछला क्लास में हम लोग ने पढ़ा था मनी सप्लाई। आज हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, फिर लोग कैश मनी क्यों रखता है, और उसी में सीआरआर आएगा, एसएलआर आएगा। फिर ये सब आगे हम डिस्कस करते जाएंगे। फिर हम इन्फ्लेशन देखेंगे, डिफ्लेशन देखेंगे। ये सब फर्दर अब कंटिन्यू करते हैं। पहले देखते हैं कि लोग मनी क्यों, कैश मनी लोग क्यों प्रीफर करते हैं। देखते हैं व्हाई पीपल प्रीफर कैश मनी। व्हाई पीपल प्रीफर कैश मनी। इसका टोटल 3 कारण होता है। इसका ट्रांजिशन मोटिव होता है। ट्रांजिशन मोटिव। दूसरा होता है प्रीकॉशनरी। और तीसरा होता है ट्रांजिशन मोटिव का मतलब क्या होता है कि ये आप डेली मार्केट जाते हैं। डेली मार्केट जाते हैं तो आप फल सब्जी या क्लॉथ व्लॉथ खरीद, तो डेली पर्पस यूज के लिए हम ट्रांजिशन मोटिव के लिए हम कैश मनी का यूज करते हैं। और डेली डेली पर्पस के लिए हम कैश मनी रखते हैं। और प्रिकॉशनरी मतलब कभी आप बीमार अचानक से पड़ गए, अचानक से आपको डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ अचानक जाना पड़ेगा तो आपके पास कैश होना चाहिए ना। इसीलिए हम फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए हम कैश मनी रखते हैं। मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी। और इमरजेंसी मतलब कोई भी अचानक कोई काम पड़ जाए तो उसके लिए हम कैश मनी रखते हैं। तीसरा होता है फॉर स्पेकुलेटिव मोटिव। इसमें होता है कि मान लीजिए कभी मनी, कभी क्या होता है कि जैसे मनी का वैल्यू बढ़ गया, मनी का वैल्यू डिक्रीज हो गया डॉलर के कंपेरिजन में। ये सब जनरली इन्वेस्टर लोग मनी रखता है। तो ये डॉलर के कंपेरिजन में मनी इंक्रीज और डिक्रीज, ताकि इन्वेस्टर को फायदा हो सके। इसीलिए हम स्पेकुलेटिव मोटिव भी रखते हैं। 3 मोटिव हो गया। अब हम इसे रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे बैंक का क्या क्या लाइबिलिटीज होता है। बैंक का जनरली 2 लाइबिलिटीज होता है, एक टाइम लाइबिलिटीज होता है, एक डिमांड लाइबिलिटीज होता है। टाइम लाइबिलिटीज में क्या आता है? टाइम लाइबिलिटीज, टाइम होता है डिमांड लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज में आपका आता है जो सिक्योरिटी, जो स्टाफ का सिक्योरिटी है, जो फिक्स रहता है, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स रहता है, उसे आप अचानक बैंक से नहीं निकाल सकते हैं। लाइक सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ऑफ स्टाफ। और डिमांड लाइबिलिटीज में क्या होता है? डिमांड लाइबिलिटीज में आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है ना। जनरली क्या, एटीएम आप बताते हो कि किस किस अकाउंट से पैसा निकालना है, तो करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से। उसमें आपको बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है। इसमें आ जाएगा डिमांड लाइबिलिटीज में आ जाएगा अकाउंट, सेविंग सेविंग या फिर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड लाइबिलिटीज में बैंक आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करती है, नॉट पेड बाय बैंक। आपको टाइम लाइबिलिटीज में मतलब पता है कि बैंक को इतना दिन तक पैसा रखना है बैंक में, तो इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट पेड। इसमें बैंक जरूरी नहीं कि आपको, अगर इसमें टाइम लाइबिलिटी, बैंक जरूरी नहीं कि आपको पैसा दे। जब तक आपका टाइम पूरेगा नहीं बैंक आपको पैसा नहीं देगा।
अगर आप जबरदस्ती बैंक से पैसा निकालेंगे तो आपका इंटरेस्ट कट कर लिया जाएगा। बैंक नॉट लायबल टू पे मनी टू यू। इसमें बैंक लायबिलिटी होता है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, लायबल टू पे। ये हो गया टाइम लायबिलिटीज और डिमांड लायबिलिटीज। जनरली इसमें पैसा प्रेफर, जनरली हम लोग कॉमन इंडियन है, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के पास पैसा है तो हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दे कुछ टाइम के लिए, जिसके कारण हमको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहे। तो अकॉर्डिंग टू 2018 डेटा, टाइम लायबिलिटीज में अभी टाइम लायबिलिटीज में 78,000 बिलियन रुपया है। और डिमांड लायबिलिटीज में कितना पैसा है? डिमांड लायबिलिटीज में 8,000 करोड़, 8,000 बिलियन पैसा है। तो पूछा जाएगा कि टाइम लायबिलिटीज में ज़्यादा पैसा है या डिमांड लायबिलिटीज में, राइट बोल देंगे टाइम लायबिलिटीज मनी देन डिमांड लायबिलिटी। राइट एमसीक्यू में आ सकता है कि डिमांड लायबिलिटी, पता है कि टाइम लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू है 70,000 बिलियन, और अकॉर्डिंग टू 2018 डिमांड लायबिलिटी कितना पैसा? 8,000 बिलियन। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ज़्यादा पैसा लोग सेव करता है, हम इसे रब। अब हम देखते हैं दो तरह का मनी होता है, एक नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये सब कॉमन टर्म है, ये सब हम देखते हैं ये क्या होता है। टू टाइप ऑफ मनी होता है, नैरो मनी, ब्रॉड मनी। नैरो मनी में आपका होता है M1 मनी और M2 मनी। ब्रॉड मनी में होता है आपका, जनरली हम कमर्शियल बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। और पोस्ट ऑफिस बैंक में साथ डिपॉजिट, इसमें भी होगा एक डिमांड डिपॉजिट, यानी डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज। इसमें भी होगा डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम लाइबिलिटीज। डिमांड जो M1 मनी, जो नैरो मनी होता है, और जो ब्रॉड मनी होता है, इसमें देखेंगे कौन ज़्यादा, ये हो गया डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज। कॉमर्शियल बैंक में कॉमर्शियल बैंक में डिमांड लाइबिलिटीज में हम लोग जनरली पैसा रखते हैं, लेकिन M3 मनी हम डिमांड लाइबिलिटीज में भी रखते हैं, कॉमर्शियल बैंक में भी रखते हैं और पोस्ट ऑफिस बैंक में भी रखते हैं। M2 मनी हम सिर्फ कॉमर्शियल बैंक में रखते हैं और फिर टाइम डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक में रखते हैं। लेकिन M4 मनी ये हम चारों बैंक में रखते हैं। ये डेटा ये बना लीजिएगा, ये काम आएगा कि M2 मनी कहाँ रखते हैं, M3 मनी कहाँ रखते हैं, M4 मनी कहाँ रखते हैं। अब देखते हैं कि किस में लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है और क्वांटिटी किस में ज़्यादा है। लिक्विडिटी लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है, क्वांटिटी। क्वांटिटी किस में ज़्यादा, ऑब्वियसली M1 मनी है, M1 मनी
यानी डिमांड लायबिलिटीज में है, यानी हम अचानक जल्दी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं, तो लिक्विडिटी इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। M1 मनी का लिक्विडिटी बहुत हाई रहता है, अचानक से निकाल सकते हैं। जैसे जैसे M1 मनी से हम M4 मनी की तरफ जाएंगे, लिक्विडिटी बढ़ता जाएगा और क्वांटिटी घटता जाएगा। M1 मनी का क्वांटिटी कम होगा M4 के मुकाबले, यानी दोनों जस्ट अपोजिट हो जाता है। M2 मनी का भी लिक्विडिटी M1 के कंपेरिजन में कम रहेगा। M3 का लिक्विडिटी ये सब के कंपेरिजन में कम रहेगा। सबसे कम लिक्विडिटी किसका रहेगा? M4 का। क्वांटिटी की बात करें तो सबसे कम क्वांटिटी किस में रहेगा? सबसे कम क्वांटिटी आपका M1 मनी में रहेगा, फिर उसके बाद क्वांटिटी M2 मनी में रहेगा, फिर उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी M3 मनी में रहेगा, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा क्वांटिटी M4 मनी में रहेगा। तो आपका MCQ में क्वेश्चन आता है किस मनी का लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रहेगा? ऑब्वियसली M1 मनी का लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा रहेगा। किस मनी में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहेगा? ऑब्वियसली M4 मनी का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। इस चार्ट को आप लोग देख लीजिएगा और इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसे हम रब कर देते हैं। M3 मनी को हम ये भी लिख सकते हैं, M3 मनी को हम M1 प्लस टाइम लायबिलिटीज लिख सकते हैं। M3 मनी को हम एग्रीगेट मनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M3 मनी को हम एग्रीगेट मनी बोलते हैं। किसी भी इकोनॉमी में हम उसका मनी कैलकुलेशन करेंगे तो हम M3 मनी से पता लगाएंगे कि उस इकोनॉमी में एग्रीगेट मनी कितना है, तो हम उस इकोनॉमी का पता लगा सकते हैं कि उस इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो M3 मनी को हम क्या बोल सकते हैं? M1 प्लस टाइम लायबिलिटीज। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और M3 मनी को हम क्या बोल सकते हैं? एग्रीगेट मनी बोलते हैं। क्या स्पेलिंग? एग्रीगेट। अब हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे पहले हम देख लेंगे कि बैंक में एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये सब हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अब कर देते हैं। हर बैंक में उसका एसेट होता है, एक लायबिलिटीज होता है। आरबीआई आरबीआई का एसेट क्या है और लायबिलिटीज क्या है? आरबीआई का एसेट क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, ये हम देखें। एसेट एंड लायबिलिटीज। लायबिलिटीज हम जनरली उसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए लायबिलिटीज क्या होता है। लायबिलिटीज वही होता है जो आपको बोझ लगता है। होता है ना कि अरे यार वो मेरे पे लायबिलिटीज बन चुका है, आकर के बैठ करके आ रहा है, मतलब उससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, उसे हम जनरली सिंपल लैंग्वेज में लायबिलिटीज बोलते हैं। एसेट हम उसको बोलते हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है, तो वही हम सिंपल लैंग्वेज से समझते हैं एसेट क्या है। आरबीआई का एसेट होता है गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन वो अपने वॉलेट में रखता है। गोल्ड बुलियन बुलियन गोल्ड कॉइन और लायबिलिटीज, ठीक है। और जो आरबीआई जो नोट्स छापती है वो भी एसेट में आता है। आरबीआई का नोट्स और कॉइन, नोट्स और कॉइन, आरबीआई जो नोट्स छापता है और उसका जो कॉइन रहता है वो एसेट में आता है।
लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज जो आप हम जमा करते हैं पैसा, जो बैंक में हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो आरबीआई के लिए लायबिलिटीज हो जाता है। यानी क्योंकि आरबीआई के लिए लायबिलिटीज क्यों हो गया? क्योंकि उस पर आरबीआई आपको अति दे रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आरबीआई को इंटरेस्ट कोई थोड़ी नहीं चाहेगा कि हम अपने घर से पैसा दे। तो वही जो आप लोग जो बैंक में जमा किए हुए हैं पैसा, उसे जो बैंक में जमा किए हुए हैं उसे हम लायबिलिटीज बोलते हैं। योर डिपॉजिट मनी, योर, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं, योर डिपॉजिट मनी एट बैंक, योर डिपॉजिट मनी एट बैंक। ये लायबिलिटीज क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई पे इंटरेस्ट ऑन यू, इंटरेस्ट ऑन इट, आरबीआई पे और एनी बैंक पे, और एनी बैंक पे इंटरेस्ट ऑन इट। तो समझ गए? तो सीधा एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि आरबीआई, आरबीआई तो बस एक नाम ले, आरबीआई और एनी बैंक, बैंक का एसेट में क्या आता है और लायबिलिटीज में क्या आता है। ये बस ध्यान रखिए कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटीज क्या होता है। अब हम इसको रब करते हैं। ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछ सकता है, बैंक का एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, M1 मनी क्या होता है, M3 मनी क्या होता है, M3 मनी और M1 मनी में रिलेशन क्या होता है, किस में ज़्यादा लिक्विडिटी होता है। ये सब चीज़ सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के लिए आता है, और इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग कोई इकोनॉमिक्स का एग्जाम थोड़ी ना दे रहे हैं। हम लोग को सिर्फ एग्जाम बिहार और बीपीएससी का दरोगा का एग्जाम पास करना है, और ऑप्शन उसी तरह बनाया जाएगा, इजी ऑप्शन बनाया जाएगा, ताकि आप ऑप्शन देख करके आंसर क्लिक कर सके। इसे हम अब डिलीट मार देते हैं। अब हम देखते हैं एक टॉपिक देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी, वेलोसिटी ऑफ मनी। सिंपल समझते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होता है। कितना बार मनी एक हाथ से दूसरे हाथ में गया, उसे हम सिंपल टर्म में वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। एनी नंबर ऑफ टाइम इफ मनी goes from one hand to another hand is known as velocity of money. Any number of time, any number of time, इसका एग्जांपल भी देंगे हम। Any number of time money goes from one hand to another, one hand to another hand, उसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप बाजार गए 10 रुपया का सब्जी खरीदे, सब्जी वाला ने क्या किया, 10 रुपया का पेन खरीद लिया अपना बेटा के लिए, ताकि उसका बेटा पढ़ सके। यानी वो 10 रुपया 20 रुपया का काम किया, वो यानी उसका वेलोसिटी बढ़ गया, यानी मनी का सर्कुलेशन बढ़ गया, एक हाथ से दूसरे हाथ में मनी चल गया। तो उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। यू बाय वेजिटेबल एंड वेजिटेबल वाला बाय पेन फॉर सन। तो यहाँ पे आपने वेजिटेबल वाला को 10 रुपया दिया, यहाँ पे वेजिटेबल वाला ने पेन दुकान गया और वहां पे वो 10 रुपया का पेन खरीदा। तो ये जो मनी सर्कुलेट हो रहा है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जा रहा है, इसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं। अब ये 10 रुपया अब कितना का काम कर गया, 20 का। अगर इसका मान लीजिए बेटा कहीं और जा करके चॉकलेट खरीद लेता है पेन बेच करके, उसका बेटा अगर होशियार होगा पेन बेच करके चॉकलेट खरीद लेगा 10 रुपया में, तो यानी अब वेलोसिटी ऑफ मनी फिर से हो गया 10। तो यानी टोटल वेलोसिटी ऑफ मनी कितना हो गया, 30, क्योंकि ये मनी 3 हाथ में चला गया। एक आपके हाथ से वेजिटेबल वाला के हाथ में, फिर उसका बेटा के हाथ में, फिर उसका बेटा भी उसका बेच करके चॉकलेट खरीद लिया। यानी कि कितना बार मनी सर्कुलेट हुआ वन हैंड टू अनदर, इसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं।
अब हम देखते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी के और आगे क्या कंपोनेंट होता है, इसे हम रब कर देते हैं। अच्छा बताइए, गरीब आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा रहता है या फिर अमीर आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा रहता है? ऑब्वियसली अमीर आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा रहता है, क्योंकि अमीर आदमी जानते हैं क्या करता है, उस मनी का वेलोसिटी बढ़ा देता है। तो हम बोल सकते हैं पुअर पीपुल हैव लेस मनी वेलोसिटी। पुअर पीपुल के पास मनी का वेलोसिटी कम हो रहेगा। क्योंकि वो अपना डेली एक्सपेंस में खर्च कर देता है, कभी दवाई लाना पड़े, कभी बीवी बीमार पड़ गया, कभी कुछ लाना पड़े, कभी कुछ लाना पड़े। तो पुअर आदमी के पास जो मनी रहेगा उसका वेलोसिटी कम रहेगा। लेकिन जो रिच पीपुल रहेगा, जो अमीर आदमी रहेगा, उसके हाथ में मनी का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा। मनी का वेलोसिटी उसके हाथ में कैसे जाएगा, मोर कैसे रहेगा? वेलोसिटी मोर रहेगा। कैसे समझते हैं? अमीर आदमी क्या करता है, वो अमीर आदमी ना दिमाग लगाते रहता है कि पैसा को इधर खर्च कर दे, इधर जमीन खरीद ले, इधर इधर रूम को रेंट पे लगा दे। मतलब उसका दिमाग हमेशा चलता रहेगा, कहीं ना कहीं को पैसा को इन्वेस्ट करते रहना है। यानी पैसा को वो सेविंग अकाउंट में नहीं रखेगा, पैसा को वो इन्वेस्ट करते रहेगा, जिसके कारण वो उसका 100 रुपया कब 1000 बन जाएगा, 1000 कब लाख बन जाएगा। इसी कारण वो रिच आदमी रिच हो जाता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करता है, उसको गरीब आदमी उस पैसा को उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण गरीब आदमी के हाथ में मनी का वेलोसिटी लेस होता है और रिच आदमी के हाथ में मनी का वेलोसिटी ज्यादा होता है। तो ऑप्शन में आ सकता है कि किसके पास मनी का वेलोसिटी ज्यादा रहता है, रिच और पुअर पीपुल। एक और चीज देखते हैं कि डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के तौर पे हम कंपेयर करते हैं। रिच और पुअर पीपुल जब कंपेयर कर दिया तो डेवलप और डेवलपिंग आप अपने आप समझ सकते हैं। डेवलप कंट्री वाला क्या करता है, डेवलप्ड कंट्री वाला, डेवलप कंट्रीज ये मनी इन्वेस्ट कर देता है। जितना भी मनी आता है ये इन्वेस्ट कर देता है, कहीं सिक्योरिटी, कहीं बॉन्ड, कहीं पे इन्वेस्ट कर देता है ताकि इसको इंटरेस्ट मिलता रहे। यानी ये पैसा से और पैसा बनाते रहता है। ये डेवलप कंट्रीज का लोग करता है। जैसे यूएसए का लोग क्या करता है, यूएसए का लोग पैसा सेविंग अकाउंट सब में नहीं रखता है, वो पैसा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे, वो पैसा कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन भारत के लोग का आदत क्या है, भारत के लोग का आदत नहीं बोल सकते, जो नॉर्मल डेवलपिंग कंट्री है, जो जो जहाँ पे गरीब लोग रहता है, वो सोचता है कि पैसा हम संभाल के रखें अपने बच्चों के लिए या अपने भविष्य फ्यूचर के लिए। तो इसी कारण डेवलपिंग कंट्रीज में मनी का वेलोसिटी कम रहता है, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट में रखता है। सेविंग अकाउंट में यानी इंटरेस्ट पे कम मिलेगा, लेकिन उसको कहीं और इन्वेस्ट नहीं करता डर से। वो डेवलप कंट्रीज वाला क्या करता है, रिस्क लेना चाहता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज वाला रिस्क नहीं ले सकता है। इसी कारण डेवलपिंग कंट्रीज में मनी का वेलोसिटी कम रहता है और डेवलप कंट्रीज में मनी का वेलोसिटी ज्यादा रहता है। डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, लेस मनी वेलोसिटी। लेस मनी वेलोसिटी। और ये डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, मोर मनी वेलोसिटी। मोर मनी वेलोसिटी। तो यहाँ आपको ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ना हल्का डीप पूछने लगा है, तो सीधा बोल सकता है कि डेवलप कंट्रीज में मनी का वेलोसिटी ज्यादा रहेगा या डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ऑब्वियसली हम यहाँ देख लेंगे डेवलप कंट्रीज में मनी का। डेवलप कंट्रीज कौन कौन होता है डेवलप कंट्रीज में? आप अभी जो G20 हुआ था उसमें डेवलप कंट्रीज भी था और डेवलपिंग कंट्री भी था। जैसे कि यूएसए हुआ, EU हुआ यानी यूरोपियन यूनियन हुआ। और डेवलपिंग कंट्रीज में कौन कौन आता है, भारत आता है। और हंसी की बात तो यह है कि चाइना भी अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पे मानता है, लेकिन छोड़िए, चाइना आता है, बांग्लादेश आता है। आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का क्यों नहीं नाम लिया? पाकिस्तान डेवलपिंग नहीं है, वो पुअर कंट्रीज है।
इसीलिए पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही आता है। अब हम और आगे देखते हैं कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी में। इसको रब कर देते हैं। अब अब हम देखेंगे मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, वो कैसे रिलेट करता है, अब हम इस चीज़ को हल्का सा समझेंगे। सिर्फ हमको नॉलेज में रखना है कि मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता क्या है, इसके डिटेल में जाने की उतना जरूरत नहीं है, बस आपको टर्म सुना हुआ होना चाहिए कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर जनरली हम लोग आगे जाकर के देख लेंगे सीआरआर और एसएलआर क्या होता है। आगे हम देखेंगे सीआरआर और एसएलआर। चलिए इसको हम सीआरआर और एसएलआर समझाने के बाद बताएंगे कि मनी मल्टीप्लायर का कैसे रिलेट करेंगे। इसे हम अंतिम में बताएंगे ताकि आप लोग को और अच्छा से समझ में आए। ये नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे आपको, इसे हम अभी रब कर देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी इसे बताएंगे तो फिर सीआरआर और एसएलआर से रिलेट करना होगा, जो कि अभी बताया नहीं है। हम सीधा अभी हम स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या यूज है, उसमें कौन सा टूल आता है, क्वांटिटिव टूल आता है, क्वालिटिव टूल आता है, डायरेक्ट एक्शन आता है, इनडायरेक्ट एक्शन आता है। फिर हम लोग मनी मल्टीप्लायर को उससे रिलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लाता है? मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमी टाइप है, मैक्रो इकोनॉमिक्स टाइप है। यानी कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा क्या करता है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करता है, यानी छोटा छोटा एक्शन लेता है। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैसे पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई छोटा छोटा एक्शन लेता है, कोई बड़ा एक्शन लेता है। ये छोटा छोटा एक्शन क्या होता है? जैसे कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, कभी इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, कभी ज्यादा कर दिए, कभी इसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। कभी रेपो रेट इंक्रीज कर दिए, कभी रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज कर दिए। ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ये स्मॉल एक्शन टेकन बाय आरबीआई, स्मॉल एक्शन टेकन बाय स्मॉल एक्शन टेकन बाय आरबीआई। इसमें इसमें दो टूल होता है। इससे इससे क्या होता है, आरबीआई ऐसा एक्शन क्यों लेती है? ताकि आरबीआई तो सबके लिए काम करती है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। आरबीआई नहीं देखती है कि अमीर को फायदा हो रहा है तो सिर्फ फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो अमीर को फायदा हो रहा है। आरबीआई गरीब लोग को भी सर्व करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी सोशल जस्टिस भी करता है। मॉनेटरी पॉलिसी और क्या करता है? मनी पॉलिसी क्या करता है? सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस। मनी पॉलिसी आपका सोशल जस्टिस करता है। ठीक है, एक देख लेते हैं फिलिप्स कर्व क्या होता है, वो भी देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं क्वांटिटिव टूल क्या होता है और क्वालिटिव टूल क्या होता है। फिलिप्स कर्व याद रखिएगा, फिलिप्स कर्व। इसे हम रद्द कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव टूल क्या होता है और क्वांटिटेटिव टूल क्या होता है।
क्या होता है क्वांटिटेटिव टूल, जो कि आरबीआई क्वांटिटेटिव टूल, और एक होता है क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल को हम इनडायरेक्ट एक्शन भी बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई, इनडायरेक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई। और एक क्वालिटेटिव टूल होता है, क्वालिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टूल को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, मॉडल सुएशन होता है, मॉडल सुएशन। मॉडल सुएशन मतलब क्या होता है, आरबीआई खुद जाकर के बैंक को बोलेगी कि तुम अपना स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करो, उसे समझाएगी, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन ले लेगी। जैसे कि एग्जांपल में मॉडल सुएशन का एग्जांपल, जैसे यस बैंक का एग्जांपल, यस बैंक जो राणा कपूर का था, यस बैंक किसका था, राणा कपूर, जो कि डूब गया। डूब क्या गया, आरबीआई ने उसे बचा लिया। राणा कपूर क्या किया था ना, जितना भी बैंक का पैसा था ना, उसको अपना पर्सनल एक्सपेंस में खर्च कर दिया था बिना बताए हुए, तो उसमें आरबीआई को डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ा। तो यस बैंक का एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट एक्शन में ये क्वालिटेटिव टूल हुआ। और क्वांटिटेटिव टूल में क्या आता है, क्वांटिटेटिव टूल में आता है सीआरआर, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। अब ये सब को हम पूरा डिटेल में देखते हैं, ये सब जितना भी टर्म आया, ये सब टर्म को हम अभी डिटेल में देखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में आ सकता है क्या, क्वांटिटेटिव टूल क्या है और क्वालिटेटिव टूल क्या है। क्वांटिटेटिव टूल में आता है सीआरआर, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। और फिर क्वालिटेटिव टूल में मोरल सुएशन, मोरल एक्शन, या फिर डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय, डायरेक्ट एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, ताकि डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई टू डू इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये हो गया डायरेक्ट एक्शन में, ठीक है। क्वालिटेटिव टूल में इतना ही बताने का था, लेकिन क्वांटिटेटिव टूल को हम अभी पूरी तरह अच्छा से डिस्कस कर सकते हैं। इसे हम इनडायरेक्ट टूल बोलते हैं, इसे हम डायरेक्ट एक्शन बोलते हैं। चलिए अब इसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। देखते हैं सीआरआर क्या होता है। सीआरआर, इसे हम कैश रिजर्व रेशियो ही बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो ही बोलते हैं। और एसएलआर को स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं, एसएलआर को स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो बोलते हैं। अब हम इसमें दोनों में पूरा अच्छी तरह से डिफरेंस देखते हैं। सीआरआर जो होता है, ये आरबीआई एक्ट 1935 के तहत आया गया है।
आरबीआई एक्ट 1935 के तहत आया है। और आरबीआई एक्ट 1930 के इसी के तहत आरबीआई का स्थापना भी हुआ है। और एसएलआर जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आया है। बैंकिंग बैंकिंग रेगुलेशन ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आया है। ठीक है। अभी अभी का सीआरआर कितना है? अभी का सीआरआर 4% है। सीआरआर कौन फिक्स करती है? आरबीआई। और अभी का एसएलआर कितना है? 18% है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये दोनों फ्लैक्चुएट करता रहता है, लेकिन जनरली अभी ये है 2-3-4-5 साल से सीआरआर 4% है, एसएलआर 18% है। सीआरआर में जो भी बैंक मनी रखता है वो आरबीआई के अकाउंट में ही रखना पड़ता है, लेकिन एसएलआर में जो भी बैंक मनी रखता है वो अपने अकाउंट में रखता है। वो अपने अकाउंट में किस फॉर्म में रख सकता है? गोल्ड फॉर्म में रख सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी फॉर्म में रख सकता है, ये सब फॉर्म में एसएलआर में रख सकता है। लेकिन जब आप सीआरआर में पैसा रखिएगा तो ये कंपलसरी है कि आपका वो पैसा कैश अमाउंट में ही होना चाहिए। सीआरआर में आपको आरबीआई कभी इंटरेस्ट रेट नहीं देती है, लेकिन एसएलआर में आरबीआई आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट दे देती है। ठीक है, ये मेन डिफरेंस होता है। एक जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस समय सीआरआर 100% कर दिया था। सीआरआर 100% कर दिया था, यानी कि बैंक सारा जो जितना भी सारा डिपॉजिट होगा बैंक एक पैसा रिलीज नहीं करेगी, ताकि लीकेज ऑफ मनी नहीं हो। सीआरआर 100% कब हुआ था? जब डिमोनेटाइजेशन था। एक ही बार 1991 में जब क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, वो पहली बार सीआरआर पे आपको इंटरेस्ट रेट दिया गया था। उसके बाद आज तक आरबीआई सीआरआर पे इंटरेस्ट रेट नहीं दिया गया है। हम इसे अब लिख देते हैं थोड़ा सा। ओनली डिपॉजिट इन कैश मनी एट आरबीआई। ठीक है, इसमें नो इंटरेस्ट रेट गिवन बाय आरबीआई, नो इंटरेस्ट रेट गिवन बाय आरबीआई। और एसएलआर में क्या होता है? एसएलआर में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, डिपॉजिट इन फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सब टर्म आगे जाकर के आपको बता देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये सब इकोनॉमिक्स का टर्म है। लेकिन हम सिर्फ अभी आपको सिर्फ यहाँ बता दे रहे हैं, जैसे कोई ऑप्शन में आए कि एसएलआर में क्या क्या रख सकते हैं, तो उसमें गोल्ड रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख सकते हैं, ट्रेजरी बिल रख सकते हैं, और कुछ कैश अमाउंट रख सकते हैं। कैश अमाउंट ये आरबीआई में नहीं रखेंगे, ये खुद के बैंक अपना वॉल्ट में रखेंगे, इन ऑन बैंक वॉल्ट, इन ऑन बैंक वॉल्ट। ये कहाँ रखेंगे? ये आरबीआई में रखेंगे। ये आरबीआई में सीआरआर कहाँ रखाता है? आरबीआई में रखाता है। ये एसएलआर कहाँ रखाता है? ये बैंक के खुद के अकाउंट में रखाता है। ठीक है, इसमें आपको आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करती है, इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई, इंटरेस्ट रेट पेड बाय आरबीआई। ठीक है, यही था आपका सीआरआर और एसएलआर। अब देखते हैं सीआरआर और एसएलआर कब काउंट होता है और इसका
फंक्शन क्या है, सीआरआर और एसएलआर हम क्यों रखते हैं। एक सेकंड थोड़ा, ये थोड़ा नोट कर लीजिए अगर नोट करना हो तो। हेलो, अब देखते हैं कि सीआरआर और एसएलआर कब काउंट किया जाता है और इसका फंक्शन क्या होता है। सीआरआर और एसएलआर का मेन फंक्शन, इसको हम रब कर देते हैं अब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आता है एसएलआर, और सीआरआर याद रखिएगा ये आरबीआई एक्ट के तहत आता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछ सकता है कि सीआरआर किस एक्ट के तहत आता है और एसएलआर किस एक्ट के तहत आता है। सीआरआर कितना परसेंट है और एसएलआर कितना परसेंट है, कौन आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं, कौन बैंक अपना वॉल्ट में डिपॉजिट करता है, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, कहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। सिर्फ एमसीक्यू इतना ही आएगा। अगर आपको इतना सा जानकारी है, सारा एमसीक्यू खटाखट सॉल्व होगा, ये गारंटी है। इतना, सिर्फ इतना आप डायग्राम देख करके सारा एमसीक्यू बना सकते हैं। अब देखते हैं सीआरआर कब काउंट होता है। ये सिर्फ सीआरआर और एसएलआर काउंट कब होता है ये बता इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में दे देगा कि सीआरआर 5 दिन बाद, सीआरआर और एसएलआर 5 दिन बाद काउंट होता है, 10 दिन बाद काउंट होता है, 20 दिन बाद काउंट होता है। सीआरआर और एसएलआर काउंटेड एट, सीआरआर या एसएलआर काउंटेड एट फोर्थ नाइट। फोर्थ नाइट क्या होता है ये समझाते हैं। फोर्थ नाइट फ्राइडे को आता है, यानी हर 14वां दिन के बाद 15वां दिन आरबीआई आकर के बैंक में चेक करेगा कि आप ये फोर्थ नाइट कब आता है, फ्राइडे को आता है, जब भी फ्राइडे रहेगा, ठीक है। आरबीआई डायरेक्ट छापा मार देगा आपके बैंक में, बोलेगा, आरबीआई कहेगा कि आपके बैंक में 4%, आपके बैंक में एसएलआर इतना है या नहीं, आप सीआरआर जमा किए हैं कि या नहीं किए। बस अगर आपके बैंक में सीआरआर और एसएलआर इतना जो भी परसेंटेज है, 4% या 18% जो आरबीआई फिक्स करके रखी है, अगर वो आप नहीं किए हुए हैं तो आरबीआई आप पे पेनल्टी लगा देती है। पेनल्टी 1-2 रुपया का नहीं, लाखों करोड़ों का पेनल्टी लगाती है। 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ का पेनल्टी लगाती है, क्योंकि आप सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करके नहीं रखे हैं। सीआरआर और एसएलआर का मेन फंक्शन है, इसका फंक्शन है सीआरआर और एसएलआर का मेन फंक्शन क्या होता है, हेल्प इन मनी मल्टीप्लायर। अभी बता देंगे मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। हेल्प इन मनी मल्टीप्लायर। और सीआरआर और एसएलआर को इसलिए भी रखा जाता है, जैसे मान लीजिए कभी अचानक कभी अफवाह फैल गया कि अरे इस बैंक का पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, यानी फेक न्यूज आजकल इतना चलता है, तो लोग क्या करेगा, लोग बैंक की ओर भागेगा, क्योंकि उसका पैसा फंसा हुआ है, वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा उस बैंक से निकल जाए। तो इस बैंक रन के लिए, यानी अफवाह को रोकने के लिए सीआरआर और एसएलआर में पैसा डाल करके रखा जाता है, ताकि ये सब पैनिक सिचुएशन को बैंक कंट्रोल कर सके। हेल्प इन बैंक रन, हेल्प इन बैंक रन, हेल्प इन बैंक रन सिचुएशन। अब देखते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। मनी मल्टीप्लायर को हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे।
मनी मल्टीप्लायर मतलब कि मनी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, सीधा देखते हैं। आरबीआई आरबीआई में रिजर्व करने का है। जैसे मान लीजिए आपका बैंक का एसेट है, आरबीआई में अगर कोई 100 रुपया जमा कराता है, सॉरी आरबीआई या किसी बैंक में, बैंक वन 100 रुपया जमा कराता है, बैंक टू भी 100 रुपया जमा कराता है, बैंक थ्री भी 100 रुपया जमा कराता है। ठीक है, इसमें बैंक बोलेगा लाइबिलिटीज के तौर पे कि आप 100 रुपया में 100 रुपया लोन नहीं दे सकते हैं, 100 रुपया में आप 90 रुपया ही लोन देना होगा, 80 रुपया ही लोन देना पड़ेगा, या फिर मतलब फिक्स कर देगा बैंक की कि आपको कितना कितना रुपया लोन देना है। ये आ गया लाइबिलिटीज में। ठीक है, फिर इसमें यानी अब जो जो 10 रुपया बचता है, ये जो 10 रुपया बचा ये रिजर्व में चला गया, ये हर बैंक का रिजर्व में चला गया, रिजर्व में चला गया। ठीक है, तो ये हर 10 रुपया, हर 10 रुपया 20 रुपया ये बैंक का रिजर्व में चला गया। तो ये जो रिजर्व है, रिजर्व इज डायरेक्टली इज इक्वल टू 1/r, यानी कि जितना रिजर्व करेगा उसका 1/r मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। जैसे बैंक 10% रिजर्व किया तो इसका 1/r क्या हो जाएगा, 1/4%, 1/4 यानी कि इतना गुना मल्टीप्लायर हो जाएगा इकोनॉमी में। जैसे अभी जैसे एग्जांपल देखते हैं, अभी सीआरआर कितना है, 4%, 4% यानी कि 4/100, 4/100 यानी कि 25%, यानी कि इकोनॉमी में 25% मनी मल्टीप्लाई होगा। ये 1/10 यानी 1/10 यानी इकोनॉमी में ये समझ गए कि ये कितना मनी मल्टीप्लायर होता है। ये इसी को बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर की इकोनॉमी में मनी कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है। और इस मनी मल्टीप्लायर का इफेक्ट क्या होता है M1 M3 पे, हम ये देखते हैं। और ये मनी मल्टीप्लायर हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मनी मल्टीप्लायर, एक सेकेंड रब कर देते हैं। ये सब समझ गए कि मनी मल्टीप्लायर क्या हुआ। अब देखते हैं मनी मल्टीप्लायर को कैसे इंप्रूव किया जाता है। मनी मल्टीप्लायर इंप्रूव बाय कटिंग सीआरआर, कटिंग सीआरआर। और मनी मल्टीप्लायर को हम ऐसे भी इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन, इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन, यानी कि सरकार का आप देख रहे हैं कि हर गांव गली मोहल्ला में बैंक खुलवा रहा है, यानी ये बैंक पेनिट्रेशन हो रहा है, बैंक पेनिट्रेशन हो रहा है, यानी हर जगह बैंक खुलेगा। जो भी बैकवर्ड क्लासेस जिसको सरकार इस तरह से सोशल जस्टिस डिलीवर कर रही है, बैंक पेनिट्रेट, ताकि लोग लोन ले सके, लोग अपना बिजनेस चालू कर सके, इसीलिए लोग सरकार बैंक पेनिट्रेट करवा रहे हैं। यानी मनी, इससे क्या हो रहा है, सॉरी, इससे क्या हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर और कैसे बढ़ा सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन, इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखते हैं M1 मनी और M3 मनी पे इसका सीआरआर और एसएलआर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वेलोसिटी मनी का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम थोड़ा सा देख सकते हैं। फैक्टर इफेक्ट, फैक्टर इफेक्ट M1 एंड M3 मनी। फैक्टर इफेक्ट, फैक्टर इफेक्ट
M1 एंड M3 मनी। M1 M3 मनी यानी हम बताए थे M3 मनी यानी जिस इकोनॉमी में M3 किसी भी इकोनॉमी का अगर डेवलपमेंट जानना है तो M3 मनी यानी एग्रीगेट मनी को जानना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, CRR हम M1 और M3 मनी को फैक्टर कौन कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ये देखेंगे। When money multiplier इफेक्ट इंक्रीजेस, कौन सा फैक्टर, जब मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कर जाएगा और वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज। और कौन सा फैक्टर, अगर आरबीआई का एसेट साइड इंक्रीज कर गया, एसेट एसेट साइड ऑफ आरबीआई इंक्रीज। और क्या हो सकता है, और इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन, और बाय इंक्रीजिंग बैंक पेनिट्रेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सा फैक्टर M1 और M3 को इफेक्ट करता है। या फिर मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर इंक्रीज कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी इंक्रीज कर देंगे, आरबीआई का एसेट साइड इंक्रीज कर देंगे, और बैंकिंग पेनिट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। ये सब फैक्टर M1 और M3 मनी को इम्पैक्ट करेगा, M1 M3 मनी को इम्पैक्ट करेगा, यानी कि एग्रीगेट मनी, इसको याद रखिएगा, M3 मनी को बोलते हैं एग्रीगेट मनी। ठीक है, इसे अब हम रब करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं, CRR डिस्कस कर दिया, SLR डिस्कस कर दिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ये सब हम छोटा छोटा टर्म डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सब टर्म क्या है। ये सब टर्म आपको दे देगा और एग्जाम में क्लिक सिर्फ आंसर आपको राइट करना है, बस, और कुछ नहीं। इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है कि आरबीआई क्यों करता है, कैसे करता है, बस आपको उस टर्म से रूबरू होना है। अगर वो आपको टर्म पता है तो आंसर, क्योंकि इस बार बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, अगर आपको सिर्फ टर्म पता है ना तो आप आंसर बना सकते हैं, काम खत्म। क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर जितना डीप जाइएगा उतना ज़्यादा फंसते जाइएगा। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कोई भी जब गवर्नमेंट एग्जाम लेता है तो वो जानना चाहता है कि जो भी स्टूडेंट है पढ़ने वाला, वो डेली न्यूज़ पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसे पता है कि नहीं कि ये सब जो टर्म आ रहा है, ये सब टर्म से वो रूबरू नहीं है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कल का आप ऑफिसर बन जाइएगा, आपको पता ही नहीं कि बैंक का रेपो रेट इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, तो फिर ये तो आपके लिए घाटा वाली बात है ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं सम कॉमन बैंक टर्म। सम कॉमन बैंक टर्म डिस्कस करते हैं। सम कॉमन बैंक टर्म, सम कॉमन बैंक टर्म। सबसे पहला आता है बैंक रेट। क्या आता है? बैंक रेट। बैंक रेट, आरबीआई अगर किसी भी नॉर्मल बैंक को, एसबीआई हो, पीएनबी हो, सेंट्रल बैंक हो, आरबीआई किसी भी बैंक, कैनरा बैंक हो, लॉन्ग टर्म पे लोन देती है, जिस लॉन्ग टर्म पे रेट, बैंक रेट पे लोन देती है, उसे हम बैंक रेट बोलते हैं। गिव लोन फॉर
लॉन्ग टर्म, गिव लोन फॉर लॉन्ग टर्म टू एनी बैंक। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसे हम एमएसएफ करते हैं। मतलब कि आरबीआई अगर कोई बैंक को अगर इंस्टेंट शॉर्ट टर्म के लिए पैसा जरूरी पड़ गया तो वो बैंक क्या करता है, वो अपना कोलेट्रल धरता है, बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी धरता है, ट्रेजरी बिल धरता है, ताकि आरबीआई उसे पे विश्वास कर सके कि हाँ तुम हमसे पैसा लिया, हम तुमको पैसा लौटा दें, पैसा लौटाने का तुम क्षमता रखता है। उसी को हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ये लोन फॉर शॉर्ट टर्म, लोन फॉर शॉर्ट टर्म। इसमें आपको कोलेट्रल रखना पड़ता है। कोलेट्रल मतलब होता है गिरवी, कोलेट्रल लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड ट्रेजरी बिल। ठीक है, अब हम देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट, रेपो रेट यानी उस इंटरेस्ट रेट पे, इंटरेस्ट रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द बैंक इज नोन एज रेपो रेट। इंटरेस्ट एट विच, इंटरेस्ट एट विच आरबीआई गिव लोन टू बैंक। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ये देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मान लीजिए किसी बैंक के पास काफी ज्यादा पैसा आ गया, वो अब पैसा इंटरेस्ट पे लगा रहा है लेकिन कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, लेकिन पैसा ज्यादा है, तो बैंक क्या करेगा ना, बैंक आरबीआई को ही पैसा दे देगा कि आप लीजिए, आप मेरा पैसा रखिए, आप हमको 10 रुपया 5 रुपया कुछ से कुछ इंटरेस्ट देते रहिए। क्योंकि बैंक बड़ा चालाक होता है, बैंक पैसा कभी भी अकाउंट में खाली रखता नहीं है, उसे बस इंटरेस्ट चाहिए। अगर बैंक मान लीजिए बैंक को पैसा है, अगर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो अपने वर्कर को या फिर उसका जो कस्टमर है उसको कैसे पैसा देगा, वो कहाँ से पैसा लाएगा। तो वो क्या करता है, जब ज्यादा सरप्लस मनी हो जाता है किसी बैंक के पास, तब वो रिवर्स रेपो रेट के तहत, यानी जिस इंटरेस्ट रेट के तहत वो आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करवाता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट करते हैं। व्हेन बैंक हैव सरप्लस मनी, व्हेन बैंक हैव surplus money deposited at RBI at some interest rate, at some interest रेट। यहाँ ध्यान रखिएगा, रेपो रेट में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ बैंक पैसा आरबीआई से लेता है,
और रिवर्स रेपो रेट में ध्यान रखिएगा, बैंक पैसा आरबीआई में डालता है ताकि उसे इंटरेस्ट रेट, बैंक को यहाँ इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यहाँ बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट रेट दे रहा है। इंटरेस्ट रेट कौन दे रहा है? बैंक दे रहा है, इंटरेस्ट रेट बैंक दे रहा है। तो ऑब्वियसली आरबीआई भी चालाक है ना, आरबीआई बैंकों का बैंक है, तो वो भी ना चाहेगा कि कम से कम इंटरेस्ट दे। तो ऑब्वियसली तो ये हमेशा रहेगा, रेपो रेट जो होगा वो रिवर्स रेपो रेट से हमेशा ऑलवेज कम रहेगा। रेपो रेट जो रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा रहेगा रिवर्स रेपो रेट से। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से बड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए रेपो रेट 6.5% है तो रिवर्स रेपो रेट 6.25% होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं, अभी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जब आप न्यूज़ में देखिएगा तो इसी के आसपास चलता है। तो इसीलिए हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट हमेशा कम रहेगा रेपो रेट के मुकाबले। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, अब हम इसको रब कर देते हैं। अब हम देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। अब देखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब सिर्फ टर्म याद रखिए कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। ठीक है, ओपन मार्केट क्या होता है, आरबीआई जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है ये हम इस नेक्स्ट स्लाइड के बाद देख लेंगे। ठीक है, आरबीआई जनरली इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बाय करती है और सेल करती है, वो खुद आरबीआई अपने आप करती है, तो उसे हम ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। आरबीआई बाय और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये सेल कब करती है और बाय कब करती है ये चीज देख लेते हैं। कोई चीज बाय करना है, हम कोई चीज मार्केट में गए बाय किए, यानी ऑब्वियसली मार्केट में पैसा दिए, तो जब भी हमको डिफ्लेशन कंट्रोल करना होता है, डिफ्लेशन मतलब मंदी होता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है। इन्फ्लेशन अभी यहां सिर्फ देख लेते हैं, इन्फ्लेशन मतलब वो क्या होता है, महंगाई। डिफ्लेशन मतलब होता है मंदी, यानी कि मार्केट में उतना जोश नहीं है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है यानी आरबीआई पैसा दे रहा है। आरबीआई पैसा दे रहा है, किसके दे रहा है, आपको हमको पैसा दे रहा है, मार्केट में पैसा उछल रहा है ताकि आदमी के पास पैसा हो, आदमी कुछ से कुछ खरीदे। तो डिफ्लेशन के लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करती है टू कंट्रोल डिफ्लेशन। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कब करेगी, इन्फ्लेशन में। आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, सेल कर रही है यानी सेल कर रही है, आपसे पैसा वापस ले रही है, बैंक पैसा वापस ले रही है, मार्केट से पैसा कम कर रही है, यानी डिक्रीजेस मनी एट मार्केट, डिक्रीजेस
मनी फ्रॉम मार्केट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। उससे पहले हम थोड़ा सा फिलिप्स कर्व को बोल देख लेते हैं, अभी भूल गए थे। फिलिप्स कर्व को भी देख ही लेते हैं कि उसका कैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिलिप्स कर्व क्या होता है, फिर हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देख करके फिर टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व जनरली अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में बनता है। ये है इन्फ्लेशन, ये है अनएम्प्लॉयमेंट। फिलिप्स कर्व होता है, लॉरेंज कर्व होता है, ये सब डिफरेंट टाइप का कर्व होता है। बस आपको ध्यान रखना है कि फिलिप्स कर्व किसके किसके बीच में बनता है। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बनता है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में क्या रिलेशन है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अगर इन्फ्लेशन कम रहेगा यानी मंदी रहेगा। इन्फ्लेशन होता है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है तो लोग को काम करने में भी मन लगेगा, लोग को काम करने, डिमांड ज़्यादा है तो डिमांड क्रिएट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अगर इन्फ्लेशन कम है यानी डिफ्लेशन है, मार्केट में मंदी है, लोग मार्केट में डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रहा है तो लोग कैसे काम करेगा। तो सिंपल समझ में समझिए कि इन्फ्लेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द अनएम्प्लॉयमेंट। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम है। ये है नॉर्मल फिलिप्स कर्व। अगर क्वेश्चन में आएगा भी कि फिलिप्स कर्व किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट करता है, फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्या होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होता है क्या कि मार्केट में, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। मान लीजिए मार्केट में एक ही केजी प्याज है, एक ही केजी अगर मार्केट में ओनियन है,
लेकिन पैसा बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है। तो यानी कि बहुत ज्यादा पैसा है, यानी कि टू मच मनी फॉलो लेस अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसेस, तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पे प्रोड्यूस कम हो रहा है लेकिन मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो यानी डिमांड ही नहीं है। डिमांड डिमांड क्रिएट हो रहा है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में जनरली क्या होता है, डिमांड क्रिएट होता है। डिफ्लेशन में क्या होता है, डिमांड ही क्रिएट नहीं होता है। डिफ्लेशन में डिफ्लेशन ज्यादा घातक इसलिए होता है, जैसे जापान में जाइएगा और यूरोपियन यूनियन में जाइएगा, देखिएगा क्या कि वहां पे डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन इसलिए होता है क्योंकि वहां के लोग के पास पैसा है लेकिन डिमांड ही खत्म हो गया। इसलिए वहां का सरकार क्या करती है कि अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हैं तो बैंक पैसा काट लेगी, बैंक एकदम इंटरेस्ट नहीं देगी। भारत में आपको इंटरेस्ट मिल जाती है लेकिन जापान में जाइएगा तो, क्योंकि वहां पे डिफ्लेशन चल रहा है, सरकार चाह रही है कि लोग ज्यादा ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये एग्जांपल, डिफ्लेशन का एग्जांपल कहाँ हो जाएगा, जापान में। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई ऑफ मनी, टू मच मनी है। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। हमको लगा कोई आ गया था। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं ये देखते हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देंगे, लोग पैसा निकालेगा ही नहीं, लोग को लगेगा कि पैसा महंगा हो गया। ठीक है, यहां पे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होता है। डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि इंटरेस्ट रेट इसमें डिक्रीज कर देंगे। इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करने का मतलब क्या, हाउस लोन डिक्रीज कर दिए, होम लोन डिक्रीज कर दिए। यानी बैंक बोलेगी भैया आओ हम पैसा दे रहे हैं, तुम पैसा लेकर के जाओ। यानी पैसा लेकर के जाएगा तो कहीं तो इन्वेस्ट करेगा, कहीं तो वो टीवी खरीदेगा, कहीं तो वो फ्रिज कर देगा, यानी डिमांड कहीं तो जनरेट होगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, यहां पे चीप मनी पॉलिसी होगा, चीप मनी पॉलिसी। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या बताए थे, आरबीआई बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहां पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या बताए थे, आरबीआई सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीआरआर और एसएलआर को गवर्नमेंट डिक्रीज कर देगी। जहां पहले सीआरआर और एसएलआर 4% है, वहां में भी गवर्नमेंट कर सकती है सीआरआर 2% है। यानी कि बैंक को पास अब पैसा ज्यादा हो गया लोन देने के लिए। एसएलआर क्या है, एसएलआर मान लीजिए 18% है, तो एसएलआर मान लीजिए गवर्नमेंट कर देगा 16%। यानी कि बैंक के पास अब ज्यादा पैसा बच रहा है लोन देने के लिए, तो यानी कि उससे हम डिफ्लेशन कंट्रोल कर देंगे। यानी सीआरआर और एसएलआर क्या करेगा, बैंक घटा देगा। लेकिन वही इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करेगा, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा, सीआरआर और एसएलआर को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अब इसको हो गया। यहां पे डिमांड क्रिएट किया जाता है, डिमांड क्रिएट करवाया जाता है कि किसी तरह डिमांड क्रिएट हो, डिमांड क्रिएट हो। ठीक है, और भी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बहुत सारा फैक्टर पे वेरी करता है, लेकिन आज जितना पढ़ाएं
वो सब इससे रिलेट हो गया। ठीक है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या क्या होता है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सब हो गया। और फिर देख लेते हैं रेपो रेट और बैंक रेट। तो डिफ्लेशन में क्या करेगा गवर्नमेंट, डिक्रीज कर देगा, लेकिन यही इन्फ्लेशन में क्या कर देगा बैंक रेट और रेपो रेट एंड बैंक रेट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी इंक्रीज कर देगा, यानी इंक्रीज कर देगा, यानी कि लोग कम पैसा बैंक से निकालेगा, सीधा बात। जनरली आरबीआई का एक नियम है कि वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को वो इन्फ्लेशन वो 2% से ज्यादा नहीं गिरने देता है। ठीक है, नॉट लेस देन 2%। ठीक है, और डिफ्लेशन को 6% से ज्यादा जाने नहीं देगा, 6% के बीच में ही रखेगा। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन किसके किसके बीच में रहता है, आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन हमेशा 2% से लेकर के 6% के बीच में। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आरबीआई का ये टारगेट रहता है कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन 2% से 6% के बीच में ही झूलते रहे, कभी 2%, कभी 6%, 4%, यानी इसी के बीच में रहेगा। ठीक है, जो था आज का डिस्कशन बस यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि आज हम लोग बहुत चीज देख लिए। इसको हम रब कर देते हैं, एक सेकंड बता देते हैं कि क्या क्या पढ़े। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़े, बैंक रेट पढ़े, रेपो रेट पढ़े, रिवर्स रेपो रेट पढ़े, ओपन मार्केट ऑपरेशन पढ़े, इन्फ्लेशन पढ़े, डिफ्लेशन पढ़े। ठीक है, और क्या क्या पढ़े, फिलिप्स कर्व्स पढ़े, और क्या क्या पढ़े कि किसी को कैश का क्यों जरूरत पड़ता है, वाई कैश इज इंपॉर्टेंट, ये पढ़े। वेलोसिटी ऑफ मनी पढ़े, मनी मल्टीप्लायर पढ़े, ये सब सारा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर लिए और पूरी तरह अच्छा से समझ गए। तो चलिए आज का टॉपिक आज हम यहीं डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।